टीपू सुल्तान कोई जयंती में नाचने वाली शख्सियत नहीं है। मैं जब शुरू में ब्रिगेड का जिम्मेदार था तो लोग बोलते वो जज्बाती मुखर्रिर है, जबरदस्त तरीके से रैली निकालेंगे, साहब को घोड़े बिठाएंगे और वो टीपू की तलवार है, ये टीपू की तलवार। बाद में उन्होंने बोले अरे ये तलवार वाले नहीं है, ये तलवार वाले नहीं है, ये टीपू के इल्म वाले हैं। टीपू सुल्तान टीपू क्यों बने? आज भी लोग तलवार का गाना लगा रहे, अरे तूने यूं क्यों नहीं गाना बनाया? ये टीपू का मिसाइल है, ये टीपू का मिसाइल। मिसाइल कहां बनाने आता साहब हमको? अभी तलवार मिल जाती लकड़ी बिकड़ी की लगाने, मिसाइल कहां से लगाएंगे? तो लगा दिया अपने वो तलवार लेके। अरे तलवार का जमाना है 2022 का, इल्म का जमाना है ये। तो टीपू सुल्तान का इल्म का मामला क्या था? टीपू सुल्तान की महल में खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। इल्म से ताल्लुक क्या है देखो, उस लाइब्रेरी में 1889 किताबें थी। 1889 किताबें हैं, 44 किताबें कुरान मजीद, 41 तफसीर कुरान, हदीस नबवी 46, तौहीद और रिसालत 46, 62 मेडिकल साइंस, फिर ग्रामर है उसके अंदर, मैथ है उसके अंदर, तमाम तरीके की किताबें थी। और टीपू सुल्तान का एक उसूल था, जो किताब पढ़ते थे उस पर स्टैम्प लगाते थे। ये 1889 किताबें में स्टैम्प लगे था टीपू सुल्तान का। अब मेरे को बोलो, अपन टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे, किसके घर में लाइब्रेरी है, किसके घर में किताबा है? अरे किताब वाला टीपू सुल्तान कहाँ है? आज अगर टीपू सुल्तान रहते थे तो तलवार लेके नहीं, किताब लेके आते थे और अपने कौम को तालीम में टीपू बनाते थे। टीपू तलवार लेके क्या करेंगे वो? तलवार लेके घर से बाहर निकले वो 200 रुपये रोज नहीं आते भी। हुनर सीखा तो अच्छा है। टीपू सुल्तान ने जामिया अल उमर ये तालीमी इदारा कायम किया। क्यों किया? उस टाइम पे समाज को पढ़ने का हक नहीं था। जामिया अल उमर ये इदारा कायम किया। हमारे पास कितने इदारे नहीं है हमारे पास, हम कब उठते हैं? क्यों इदारों के अंदर मुस्लिम बच्चों को हिजाब नहीं पहनने दे रहे, हमारा हक है, हौरे भाई सब है। तू शादी खाना खोलता और उनको स्कूल खोल के हमारे बच्चों को हिजाब में आने दे बोलता। तुम शादी खाना में कहीं को खर्चा कर रहे, तुम ऐसे तालीमी इदारे खोलो और अपने तालीमी इदारे में अपने बच्चियों के साथ आदिवासी दलित की बच्चियों को इज्जत के साथ तालीम दो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। लेकिन नहीं, टीपू सुल्तान का मेडिकल साइंस का इल्म देखो। उन्होंने फ्रांस से एक बेनार्ड नाम के सर्जन को बुलाया, उससे एडवांस तालीम इलाज की तकनीक सीखने के वास्ते एग्रीमेंट करके बुलाए। बेनार्ड आए, टीपू सुल्तान के साथ कुछ दिन रहे। टीपू सुल्तान ने देखा, बाद में बोले कि मियां जाओ तुम। अब बेनार्ड बोल रहे ऐसा कैसा एग्रीमेंट करके लाए ना टीपू सुल्तान? नहीं नहीं तुम जाओ, हम बोलते तुम्हारे मालिक क्या बोलने का। इन्हों गुस्से से फन 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 करते चले गए। इतने दूर से बुला दिया और भेज दिए। पौंडीचेरी गवर्नर बोले ये क्या है, मेरे को फ्रांस से बुलाए और टीपू सुल्तान बोल रहे की जरूरत नहीं है मेरी, ऐसा कैसा? पौंडीचेरी गवर्नर ने बोला ऐसा क्या, ठीक है अभी पूछ तू। टीपू सुल्तान बोले क्या मामला है टीपू सुल्तान, तुमने फ्रांस से सर्जन बुलाए, एग्रीमेंट करे, अब बोल रहे जरूरत नहीं है। उन्होंने बोले भाई हाँ मैं बुलाया था, तुमने बोले फ्रांस का सर्जन है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बाद इलाज की। मैंने देखने के बाद समझ में आया इसके पास जो इल्म है इलाज का वो बहुत घटिया है, उससे एडवांस इल्म मेरे पास है इलाज का, मेडिकल साइंस का। फ्रांस के सर्जन से बेहतर सर्जन था मेरा टीपू सुल्तान। और हमारे बच्चे दवाखाने में जाते, डॉक्टर साहब यहाँ दुख रहा, वहां दुख रहा, इधर दुख रहा, 3 दिन से कमिश नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब बोलते ये फलाना फलाना दवा ले लो। साहब ये दवा कब लेने का? अरे लिखा ना उसमें सुबह में एक शाम में, इधर गोल करेला आखिर मारे गोल करेला। नहीं साहब इस पे नहीं समझता, बॉटल पे लिखो ना, सुबह खाने के पहले, दोपहर में खाने के बाद, शाम में खाने के बाद। अबे तेरे को लिखे वाला समझ में नहीं आ रहा और तू तलवार लेके नाचता टीपू जयंती में। ये टीपू की तलवार है, ये टीपू की तलवार। अरे वो मेडिकल साइंस का सर्जन है, तेरे को लिख के दिया चिट्ठी समझ में नहीं आ रही, गोलियां कब खाना, तो बगैर इल्म के टीपू बनने वाले तुम अगर मेडिकल साइंस में टीपू बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, तो पूर्णा के जितने अलग अलग बहुजन समाज के गरीब अपने बिला अवाम है, बहुजन समाज से जो गरीब लोग हैं, वो इलाज के लिए ये टीपू उनको मदद करेगा। अरे आज मेडिकल साइंस का टीपू होना उनको कोरोना में लूटने वाला नहीं, मुफ्त में इलाज करने वाला टीपू होना इनको।
नहीं नहीं, हम डॉक्टर नहीं बनते। एक बार हमारे प्रोग्राम में एक भाई बहुत जोश में थे, बहुत जोश में जोर जोर से नारे दे रहे। मतलब भाई बहुत ज्यादा जज्बा दिख रहा है, श्रीरंगपट्टनम से है क्या? नहीं नहीं, बोले भाई यहीं से छू। तो क्या करते हैं? बोले भंगार का धंधा है। मतलब क्या बहुत बड़ा गोडाउन है क्या? नहीं। मैं क्या करते? सुबह जल्दी एमिटी लेके जातू। बोले मैं खेड़े पाड़े में 3000 रुपए की पुरानी एमिटी लेके खेड़े पाड़े में लेवा लोगन चीजें बैठल को जाइए, और तू ऐसा चिल्ला रहा ये टीपू की तलवार है, ये टीपू की तलवार। 3000 की एमिटी। अरे टीपू सुल्तान ने सब में पहले इस देश में शुगर फैक्ट्री कायम करे। 1820 में उड़ीसा में पहली शुगर फैक्ट्री कायम हुई ऐसा बोला जाता, लेकिन उससे पहले टीपू सुल्तान ने शुगर फैक्ट्री कायम करे। उनका एक खत है, उन्होंने उसमें लिखे आला है पालहल्ली, वहां पे गन्ने की फसल बड़े पैमाने पे ली जाती, उस पे प्रोसेसिंग करके शक्कर बनाने का कारखाना शुरू किया गया। हमारे टीपू के अपने तलवार वाले शुगर फैक्ट्री में जाके बोलते साहब कुछ भंगार निकला गया। अरे भंगार कब तक? लोग नाम रख रहे। अरे तुम मिसाइल वाले हो, भंगार वाले नहीं है, समझो। धंधा करना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं भंगार का धंधा कर रहे हो गलत है, बल्कि अच्छा मेहनत का काम है। लेकिन ये क्या है, दादा भंगार वाला, बाप भंगार वाला, पोतरा भंगार वाला, नवासा भंगार वाला, अभी सवाब है क्या उसमें? भंगार बेचना सवाब का काम है क्या? ऐसा क्यों कर रहे भाई? क्या बैठ कर रहे अपने किस पे? मरते दम तक भंगारी बेचेंगे बोल के? करो, जो बिजनेस से हलाल रोजी कमाओ, गलत नहीं है, लेकिन तालीम में आगे जाना जरूरी है। अब एक फ्रांस की बात बताओ तो, और एक वो राफेल अपन हवाई जहाज लिए ना फ्रांस से, 58 करोड़ का घोटाला, मालूम है कि नहीं? मालूम ना? 58 करोड़ का घोटाला जो फ्रांस से हुआ, उस पे मैं नहीं जाता, जान दो अपने क्या करने का, खाली फ्रांस से और टीपू के ताल्लुकात बताता। टीपू सुल्तान ने एक बार फ्रांस को बोले कि मेरे 400 लोगों का शिष्टमंडल फ्रांस को भेजना है, जरा एक बड़ा जहाज 400 लोगों को लेके जाने वाला दो हमको, हम चाह रहे कि सल्तनत खुदादाद का परचम जो यूरोप के समंदर में लहराना। और फ्रांस के लुई ने बोला टीपू सुल्तान इतना बड़ा जहाज नहीं है हमारे पास। पर टीपू सुल्तान ने क्या बोला, देखो ना साहब, 400 का नहीं तो 200 के 2 100 के 4 दो ना साहब, मेरी इज्जत का सवाल है, 50 के है क्या साहब 8? ऐसा नहीं बोले। उन्होंने बोले ठीक है लुई नहीं है आपके पास, कोई बात, खुद मेहनत करे और कुछ दिन के अंदर ऐसा जहाज तामीर करे 400 लोगों को रहने खाने के इंतजाम के साथ यूरोप के समंदर में सल्तनत खुदादाद का परचम लहरा दी। अरे राजा है भाई, लेकिन साइंस तो देखो, इल्म तो देखो। फ्रांस वाला बोल रहा हमारे पास नहीं है, उन्हें बड़ा रुक तेरे पास नहीं है तो इल्म मेरे पास है, रुक अब भी बना, तू बना दिए यूरोप के समंदर में जहाज, परचम लहरा दिए। अब मेरे को बोलो, अगर वो टीपू सुल्तान को हम अगर कबूल करते, उसके टेक्नोलॉजी को, इल्म को कबूल करते, तो आज हमारे ऊपर ये मोहताजी नहीं आती कि फ्रांस का भंगार राफेल हमको 58,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ खरीदना पड़ता। आज हम फ्रांस को देते थे, लेकिन समझ रहे नहीं, जात धर्म में हमारे पूरे महापुरुषों को बांट दिया हमने। ये बातें नहीं होना चाहिए मेरे भाई, हमको समझना होगा। एक खिलौना बनाए थे टीपू सुल्तान ने, खिलौना कैसा खिलौना था? खिलौना ऐसा था कि अंग्रेज सोए वाले हैं, ऊपर शेर है, चाबी दिए तो शेर दहाड़ता, अंग्रेज को फाड़ता। कैसा खिलौना? अंग्रेज सोए वाला है, उसके ऊपर शेर है, चाबी दिए तो शेर दहाड़ता, अंग्रेज को फाड़ता। अब उसमें दहाड़ने की आवाज कहां से आ रही, किसको नहीं समझ रहा? स्पीकर का इजाद हुआ 1861 में, जॉन फिलिप्स रेज नाम के एक साइंटिस्ट ने यह स्पीकर का इजाद किया। काय के लिए? टेलीफोन का आवाज साफ आना बोल के एक तरफ से दूसरे तरफ एक मामूली स्पीकर बनाया 1861 में। उससे पहले टीपू सुल्तान ने बना दिए खिलौना स्पीकर, उसमें शेर दहाड़ रहा, आज भी नहीं समझ में आवाज कहां से आ रहा। अब हमारे ये जो भाई है टीपू, खून खून में टीपू, अबे तू मोबाइल का चेन कवर तो बना, हाँ चेन कवर तो बना। हो गया क्या? रुकेंगे थोड़ा, थोड़ा रुकता भाई 5 मिनट। आमदार साहब को थोड़ा टाइम होगा आने के लिए, पहले से अगर बैठते तो आमदार साहब को मालूम होता था कि हम भी संत भगवान बाबा के समता बंधुता न्याय
इसका ही प्रचार करने वाले, मानव सेवा का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन अफसोस को थोड़ा कैसा है, पॉलिटिकल लीडर्स को काम रहते हैं, फिर भी आए उन्होंने। अब टीपू के तालीमी मामले पे हम बात कर रहे थे कि टीपू सुल्तान ने एक खिलौना बनाए, जो खिलौनों में अंग्रेज सोए वाला है, उसके ऊपर शेर है, चाबी दिए तो शेर दहाड़ता, अंग्रेज को फाड़ता। ये स्पीकर का इजाद जो 1861 में हुआ था, जॉन फिलिप रेज नाम के साइंटिस्ट ने करा था, 1861 से पहले टीपू सुल्तान ने कर दिए। ये मैकेनिकल इंजीनियर हमारे टीपू सुल्तान, ये देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। अगर वो इल्म हम ले लेते तो आज पूरे दुनिया में गलबा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो इंडिया का होता, चाइना का नहीं होता। लेकिन आज की हालत क्या है? मैसूर के माजी दीवान हैं सरदार कुंतराज अरस, इन्होंने 1919 में मेथक सोसाइटी के जनरल में लिखे वाला है कि जिसको आज स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, इसकी बुनियाद 125 साल पहले टीपू सुल्तान ने रखी थी कि विदेशी लोगों के लाचारी से अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। कैसा चलाया? जो देश की जरूरत की चीजें हैं वो खुद बनाने के कारखाने तामीर किए। कांच का बिजनेस, मसाले का बिजनेस, रेशम का बिजनेस, तमाम किस्म के कारखाने। मस्कत में उनके कारखाने थे, मस्कत में। अब ये जो टीपू सुल्तान है बिजनेस टाइकून, लेकिन कारखाना उनके घर के नाम पे नहीं था, कारखाना सरकार का था। नहीं तो ऐसा समझेंगे उन्होंने कारखाने डाल के, कोई औरत के नाम पे 2 कारखाने, बेटी के नाम पे 2 कारखाने, ऐसा नहीं। सरकार के कारखाने, वो सरकारी खजाने में पैसा जमा हो जाता था। तो आज जरूरत है हमें इल्म में आगे बढ़ने की, देश को इल्म में आगे बढ़ाने की। टीपू सुल्तान ये तलवार लेके नाचने का डीजे के सामने नाम नहीं है, बल्कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो मकाम हासिल करना है कि दुनिया के अंदर इंडिया का गलबा हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर एप्पल मोबाइल बनाना है, चाइना अगर बोलता है 1 लाख का मोबाइल हम 70,000 में देते, तो इंडिया के लोगों ने बोलना कि भाई अगर बड़ी होलसेल में हो चाहिए तो हम 50,000 में देने को तैयार है। तो कैसा देंगे? कारखाने में अगर उतने हमारे पास सलाहियत, बासलाहियत लोग रहेंगे तो देंगे। चाइना के अंदर जात धर्म का राजकारण नहीं है, जात धर्म के दंगे नहीं है, इसलिए पूरी कौम मिलकर अपने देश की तरक्की में अपनी एनर्जी लगा रही है, अपनी सलाहियत लगा रही है। यहां पर नहीं है मामला वैसा। हमको इस बात को समझना पड़ेगा मेरे भाई।